जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जय रस पे। आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य और इसके पहले भाग में हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। शिवाजी अर्थात शौर्य, वीरता, बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम। एक सच्चे वीर योद्धा, कुशल प्रशासक, लोकप्रिय राजा, प्रबुद्ध सम्राट थे शिवाजी, जिनके स्मरण मात्र से ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनमें महाराणा प्रताप का शौर्य और चाणक्य की बुद्धि का अनूठा मिश्रण था। युग निर्माता शिवाजी बेहतरीन रणनीतिकार वो गुरिल्ला युद्ध के महारथी थे। औरंगजेब उन्हें पहाड़ी चूहा कहता था, जबकि वो पहाड़ों का उपयोग अपने पक्ष में करते थे। वो पहाड़ी चूहा नहीं थे, वो पहाड़ों के राजा थे। तो चलिए शुरू करते हैं शिवाजी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक मानचित्र दिखाता हूँ। ये देखिए, शिवाजी द्वारा जगाई गई अलख का परिणाम बनता है ये पूरा मराठा साम्राज्य, लगभग पूरे भारत में फैला हुआ। ये चित्र है 1759 का। ठीक, तो चलिए देखते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी के जन्म की जहाँ तक बात है तो इनके जन्म को लेकर विवाद है। कुछ लोग मानते हैं 1627 में इनका जन्म हुआ था, कुछ लोग मानते हैं 1630 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन आप परेशान मत होइए, आपको दोनों ही याद रखना होगा। दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में आएगा और आप जो आएगा टिक लगा दीजिएगा, या 1627 या 1630। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार 1630 ही मानती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का जन्म पूना के समीप शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, और वहाँ की स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर ही शिवाजी का नाम रखा गया। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले, जो कि बीजापुर की सल्तनत में मराठा जनरल थे। शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई, जो कि देवगिरी के यादवों की वंशज थी। और शिवाजी के जीवन के ऊपर सबसे अधिक अगर किसी का प्रभाव पड़ा है तो उनकी माता जीजाबाई का ही पड़ा है। बचपन से ही शिवाजी को जीजाबाई ने रामायण, महाभारत, भारत की महान पुरुषों के बारे में बताई, उनकी कहानियाँ सुनाई। शिवाजी के एक भाई थे जिनका नाम है संभाजी, और इनकी मृत्यु हो गई थी पोलीगर के युद्ध में अफजल खां की वजह से। और अफजल खां से शिवाजी आगे चल के बदला लेते हैं इसका। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कई बार पूछा, ध्यान रखिएगा, समर्थ गुरु रामदास। इनकी दो पुस्तकें हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, 10 बोध और दूसरी है आनंदवन भुवन। याद रखिएगा दोनों ही, 10 बोध और आनंदवन भुवन। शिवाजी के संरक्षक का नाम था दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1647 में ही। शिवाजी का विवाह हुआ था 1640 में साईबाई निम्बालकर के साथ। साईबाई निम्बालकर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मानचित्र देखिए, जब शिवाजी का जन्म हुआ उस समय भारत की राजनीतिक दशा क्या थी? तो ये है मुगल साम्राज्य, ये है अहमदनगर सल्तनत, ये है बीजापुर सल्तनत, और ये है गोलकुंडा सल्तनत। बेसिकली अहमदनगर सल्तनत को शाहजहां ने जीत लिया था, तो फाइनली ये भी बन जाता है मुगलिया सल्तनत। शिवाजी जब अपने उत्कर्ष की ओर चल रहे होते हैं या अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करते हैं, तो उस समय उत्तर में मुगलिया सल्तनत थी, दक्षिण में बीजापुर जिससे उनका संघर्ष हुआ, और गोलकुंडा। ठीक, और इन तीन बड़े साम्राज्य के होते हुए भी शिवाजी ने अपना स्थान बनाया और भारत के महान विभूतियों में से एक बने। तो चलिए शिवाजी के बारे में देखते हैं। शिवाजी को 12 वर्ष की उम्र में पिता शाहजी से पूना की जागीर प्राप्त हुई थी। ठीक, अब पूना आप मैप में देखिए शिवाजी के पिताजी क्या थे? बीजापुर के सल्तनत में ही एक अधिकारी थे, और ये है आपका पूना। ठीक, तो यहीं उनकी जागीर मिली हुई थी। शिवाजी प्रारंभिक वर्षों में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित मावल क्षेत्र से अपने विश्वस्त लोग बनाए। बेसिकली क्या था जो सह्याद्री पहाड़ी थी, मैं आपको थोड़े मैप से बताता हूँ। देखिए, ये है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी, जिसे आप सह्याद्री भी कहते हो, और इसी में ये एरिया है मावल, पर्वतीय एरिया है। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था, यहाँ के लोग पिछड़े हुए थे, और लेकिन वीर इतने कि शेरों से लड़ जाएं।
बस इनको चाहिए था एक नेतृत्व, और जो शिवाजी के रूप में इन लोगों को मिला, और हमेशा इन्होंने शिवाजी का साथ दिया। तो शुरुआती समय में शिवाजी सह्याद्री के पहाड़ियों में घूमा करते थे, पर्वतों, दर्रों, हर रास्ते के बारे में शिवाजी को यहाँ पता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी 1645 ईस्वी में रायरी की पहाड़ी पर रायेश्वर महादेव मंदिर में दादाजी नरस के सामने हिंदवी स्वराज की स्थापना का प्रण लिया। अब ध्यान रखिएगा, हिंदवी स्वराज वर्ड आता है, शिवाजी ने हिंदवी स्वराज का प्रण लिया। हिंदवी मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं का स्वराज, हिंदवी का मतलब ये हुआ कि हिंद में रहने वाले लोगों का शासन, हिंद में रहने वाले लोगों का शासन। इसमें बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू सभी आ जाते हैं। विदेशी आक्रांताओं के शासन से मुक्ति, भारत में रहने वाले लोगों का शासन है हिंदवी स्वराज। ठीक, यहां किसी धर्म के से मतलब नहीं है। शिवाजी का प्रारंभिक सैनिक अभियान जो हुआ बीजापुर के विरुद्ध हुआ, और 1647 में शिवाजी तोरण, कोंढाना और चाकन की विजय कर ली। और ये सारे एरिया किसके थे? बीजापुर के आदिल शाही के थे। और जब बीजापुर के आदिल शाही के क्षेत्र को आप जीतोगे, और जिसके एक अधिकारी हैं शिवाजी के पिताजी, तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान ने शाहजी को बुलवाया और पूछा कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारा लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? शाहजी बोलते हैं, जहाँ पना मुझे भी नहीं पता, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने बच्चे से बात करता हूँ। शिवाजी से शाहजी बात करते हैं, लेकिन शिवाजी नहीं मानते हैं, और 1648 में 1648 में आदिल शाह ने शिवाजी को बंदी बना लेता है। सॉरी, शाहजी को, शिवाजी बोल दिया, शाहजी को बंदी बना लेता है। अब जब शाहजी बंदी बन जाते हैं तो शिवाजी के पास उपाय क्या था? या तो सारे किले छोड़ दें, अपनी सारी गतिविधियां छोड़ दें, या कोई और रास्ता अपनाएं। तो शिवाजी कोई और रास्ता अपनाते हैं। वो मुगल बादशाह शाहजहां से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि दक्कन में मैं आपको सहायता दूंगा, सपोर्ट करूंगा, आपके लिए काम करूंगा, शर्त यह है कि बीजापुर से मेरे पिता शाहजी को छुड़वा दीजिए। शाहजहां को चाहिए क्या था? दक्कन में एक विश्वस्त आदमी चाहिए था, जो कि शिवाजी के रूप में उन्हें मिल रहा था। तुरंत शाहजहां बीजापुर पर दबाव बनाता है, जिसकी वजह से बीजापुर शाहजी को छोड़ देते हैं। ठीक, 1656 में शिवाजी जावली की विजय करते हैं, जो कि चंद्रराव मोरे एक मराठा सरदार थे, इनके अधिकार में था। उनसे जावली की विजय कर लेते हैं। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। 1656 में 1656 में मुगलों के साथ शिवाजी की प्रथम मुठभेड़ होती है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, शिवाजी की प्रथम मुठभेड़ मुगलों से कब हुई? तो 1656 में। कहानी क्या होती है? बेसिकली होता क्या है कि बीजापुर के सुल्तान जो थे मोहम्मद आदिल शाह, उनकी मृत्यु हो जाती है और बीजापुर में की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। उस समय मुगलों का दक्षिण का सूबेदार होता है औरंगजेब। औरंगजेब इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है और बीजापुर पर आक्रमण कर देता है। शिवाजी इस बात को समझते हैं, वो जानते हैं कि अगर मुगलों का प्रभाव दक्कन में बढ़ गया तो शिवाजी के लिए भी दिक्कत होगी। इसलिए शिवाजी बीजापुर का पक्ष लेके मुगलों के दक्षिण पश्चिमी प्रांतों पर भाग पे हमला करने लगते हैं और मुगलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अचानक ही औरंगजेब को पता चलता है कि शाहजहां की तबीयत खराब हो गई है, और शाहजहां की तबीयत खराब होने का मतलब है कि शाहजहां मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो सत्ता प्राप्त करना होता है जितने भी भाई थे उनको, और इनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है मुगल शहजादों के बीच। तो औरंगजेब भी सत्ता प्राप्त करने के लिए, उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लेने के लिए दक्षिण भारत को छोड़ के उसे उत्तर भारत जाना पड़ता है। और जब वो उत्तर भारत जाता है तो वो बीजापुर से समझौता करके जाता है। ठीक, अब जब बीजापुर से समझौता कर लेता है तो उत्तर भारत चला गया, और उसके बाद उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब व्यस्त हो गया। तो लगभग 2-2.5 साल मुगलों को एकदम मौका ही नहीं मिलता वो दक्षिण भारत की ओर देख पाए। उसके इस स्थिति का लाभ उठाकर शिवाजी 1657 में कोकण क्षेत्र की विजय कर लेते हैं। कोकण क्षेत्र कहाँ बनता है? देखिए, ये हमारा दक्षिण भारत का ये मैप बन रहा है। ठीक, और महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का
महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का ये जो समुद्र तटीय इलाका है यही कहलाता है कोंकण। तो इस क्षेत्र पे शिवाजी अधिकार कर लेते हैं। और इसके यहाँ पे अधिकार से फायदा क्या हुआ, ये बंदरगाह वाले क्षेत्र हैं, ये उपजाऊ जमीन वाला क्षेत्र है, जिससे शिवाजी को राजस्व के रूप में बड़ी संपत्ति मिलती। तो 1657 में कोंकण क्षेत्र पर उन्होंने क्या किया, अधिकार कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि बीजापुर और मुगलों से जब संधि हो जाती है तो बीजापुर शिवाजी की शक्ति को दबाने का प्रयास करता है और 1659 में अपने एक क्रूर सरदार अफजल खां को 10,000 घुड़सवार एक अच्छा तोपखाना लेके भेजता है कि जाओ अब शिवाजी को बर्बाद कर दो, समाप्त कर दो, गिरफ्तार कर लो। अफजल खां गांव को उजाड़ते हुए, मंदिर को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है ताकि शिवाजी आतंकित हो जाएं और अपने एक दूत कृष्णजी भास्कर को भेजता है शिवाजी के पास और शिवाजी के पास संदेशा भिजवाता है कि शिवाजी स्वयं आके उस अफजल खां से मिलें और साथ ही बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर लें। अब शिवाजी बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। शिवाजी धर्म की दुहाई देके कृष्णजी भास्कर से अफजल खां चाहता क्या है, वास्तव में उसकी इच्छा क्या है, ये जान लेते हैं और शिवाजी को पता चल जाता है कि अफजल खां शिवाजी को धोखे से मारना चाहता है। अब शिवाजी चालाकी करते हैं, शिवाजी अपने दूत को भेजते हैं अफजल खां के पास एक संदेश के साथ और शिवाजी के दूत गोपीनाथ थे। वो कहते हैं अफजल खां से कि शिवाजी बहुत भयभीत हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें क्षमा कर दो। अगर आप उन्हें क्षमा कर देते हो तो वो प्रतापगढ़ के जंगलों में आपसे मिल सकते हैं। फाइनली ये डिसीजन हुआ कि शिवाजी और अफजल खां दो अंगरक्षकों के साथ एक दूसरे से मिलने आएंगे और निशस्त्र होकर आएंगे, शस्त्र के साथ नहीं आएंगे। लेकिन शिवाजी को तो पहले से ही पता था कि अफजल खां उन्हें मारना चाहता है और अफजल खां बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति था, 6-6.5 फुट का व्यक्ति था, बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था। तो शिवाजी अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर लेते हैं। शिवाजी क्या करते हैं, पूरी तरह एक लोहे का कवच धारण करते हैं, सर पे लोहे की टोपी धारण कर लेते हैं, बाएं हाथ में बघनक मतलब बाघ यानी टाइगर क्लो, टाइगर का पंजा हाथ में पहन लेते हैं और दाहिने हाथ में कटार छुपा लेते हैं और जीव महल और शंभू जी के साथ अफजल खां से मिलने चल पड़ते हैं। अफजल खां भी 2 अंगरक्षकों के साथ आता है, उसमें से एक रहता है बहुत ही प्रसिद्ध तलवारबाज सैयद बांदा, ठीक। और अफजल खां सशस्त्र आता है, उसके कमर में कटार लटक रही होती है। जब शिवाजी ये देखते हैं कि उसके कमर में कटार लटक रही है और सशस्त्र आया है, अफजल खां शिवाजी से गले मिलता है और जकड़ लेता है उन्हें और दूसरे हाथ से शिवाजी के ऊपर अपने कटार से वार करता है। शिवाजी स्थिति भांप लेते हैं और तुरंत अपनी बघनक से अफजल खां का पेट फाड़ के तड़ियाँ बाहर निकाल देते हैं और शिवाजी अफजल खां की हत्या कर देते हैं। और इसी बीच जंगल में जो मराठा सेना छिपी हुई थी बीजापुर की सेना को घेरे हुए, वो बीजापुर की सेना के ऊपर आक्रमण कर देती है और उन्हें हराकर भगा देती है। इस युद्ध में शिवाजी की कीर्ति, यश बहुत ही फैल जाता है और युद्ध के फलस्वरूप तोपखाना, गोला बारूद और 10 लाख रुपए इन्हें प्राप्त होते हैं। अब सोचिए, एक खतरनाक सरदार को शिवाजी अपने दिमाग से, अपनी रणनीति से और बहुत थोड़े युद्ध में हरा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी बीच औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब बन जाता है और अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के बाद 1660 में अपनी मामा शाइस्ता खां को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाकर भेजता है और शिवाजी को समाप्त करने का आदेश देता है। शाइस्ता खां बीजापुर से मिल जाता है और मिलकर पूना, चाकण, कल्याण के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और ये सारे क्षेत्र मराठों के थे, इन सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। इसी बीच बारिश का समय आ जाता है और शाइस्ता खां बारिश के समय में पुणे में रुकने का निर्णय लेता है। वो शिवाजी के बारे में जानता था कि शिवाजी बहुत ही दुस्साहसी हैं, इसलिए पुणे में पूरी सुरक्षा का इंतजाम करता है शाइस्ता खां। और शाइस्ता को शायद ये ध्यान नहीं रहा होगा कि शिवाजी का बचपन पुणे में ही गुजरा है, उसके चप्पे चप्पे, गली गली से शिवाजी वाकिफ थे। फिर भी शाइस्ता खां इंतजाम करता है, पुणे के दुर्ग में कोई आ नहीं सकता था, जो भी आएगा अपनी पहचान पत्र दिखा के ही आएगा, साथ ही मराठों को तो घुसने भी नहीं दिया जाएगा उस दुर्ग में।
लेकिन शिवाजी एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। आज की डेट में आप कहो तो ये सर्जिकल स्ट्राइक था। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और बारात के भेष में पुणे के दुर्ग में प्रवेश करते हैं और रात के समय शाइस्ता खां के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें शाइस्ता खां का लड़का मारा जाता है और शाइस्ता खां की 3 उंगलियां कट जाती हैं। अब ये 3 उंगली कट जाती है तो जीवन भर शाइस्ता खां शिवाजी को याद करेगा ही करेगा। 3 उंगली मतलब शिवाजी, जब भी अपने हाथ को दिखेगा तो क्या सोचेगा, शिवाजी, 3 उंगलियों की वजह से। ठीक, तो शाइस्ता खां हार के हाथ की उंगलियां कटवा के भाग जाता है और अब शिवाजी का यश बहुत ही फैल जाता है कि शिवाजी अजेय हैं। इसके बाद शिवाजी 8 जनवरी 1664 में सूरत की प्रथम लूट करते हैं और इस लूट में शिवाजी को 1 करोड़ रुपया प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, सूरत मुगल साम्राज्य का एक बहुत ही समृद्ध बंदरगाह था और इस बंदरगाह से मुगलों को बहुत ही बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था और इसकी लूट औरंगजेब को तमतमा गया कि मुगलिया सल्तनत के सबसे समृद्ध बंदरगाह को शिवाजी लूटे। इसके बाद औरंगजेब 1665 में जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध नियुक्त करता है। जयसिंह अपने समय के महान कूटनीतिज्ञ और महान विजेता थे। कोई साल ऐसा नहीं बीता होगा जिसमें जयसिंह मुगलों के लिए कोई बड़ी विजय न किए हों और बादशाह से सम्मान नहीं प्राप्त किए हों। तो इनको नियुक्त करता है औरंगजेब। जयसिंह अपनी कूटनीति का सहारा लेते हैं, बीजापुर की अपनी ओर मिलाते हैं। वहाँ बाकी छोटे छोटे जो जमींदार उम्मीदार थे और शिवाजी के विरोधी थे उनको अपने साथ मिलाते हैं और विजय पताका फहराते हुए शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लेते हैं। अब पुरंदर के किले में जब शिवाजी घिर जाते हैं तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता संधि के सिवा और 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच। और इस संधि के द्वारा अपने किलों में से 23 किले, जो कि 4 लाख हून के थे, हून एक करेंसी है, मुद्रा है, तो 4 लाख हून के 23 किलो को शिवाजी मुगलों को दे देते हैं और शिवाजी के पास केवल बचते हैं 12 किले जो 1 लाख हूण के थे। शिवाजी ये भी आश्वासन देते हैं कि बीजापुर के खिलाफ वो मुगलों को सहायता देंगे। साथ ही शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्रदान किया जाता है। इसके बाद बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को जितनी भी सफलता मिली है, कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा योगदान शिवाजी का ही है। शिवाजी बहुत सपोर्ट किए। इसके बाद जयसिंह शिवाजी को उनके जीवन का आश्वासन देके आगरा भेजते हैं औरंगजेब से मिलने और शिवाजी 1666 में जयसिंह के आश्वासन पे आगरा दरबार में पहुंचते हैं औरंगजेब के। अब जब आगरा दरबार में शिवाजी पहुंचते हैं उस समय औरंगजेब का जन्म दिवस मनाया जा रहा होता है। जब शिवाजी पहुंचते हैं तो औरंगजेब उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है, साथ ही उन्हें 5000 के मनसबदार की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। शिवाजी इसे अपना अपमान समझते हैं और दरबार से उठ के चल जाते हैं। इस पे औरंगजेब नाराज होता है और शिवाजी को गिरफ्तार करने का आदेश देता है और शिवाजी को गिरफ्तार करके जयपुर भवन में नज़रबंद कर दिया जाता है। और इसके बाद उनके निकलने की कहानी तो और रोचक है। शिवाजी इस समय जयपुर भवन में नज़रबंद थे, जयसिंह के लड़के कुंवर राम सिंह के संरक्षण में नज़रबंद थे शिवाजी को बाहर निकलना था। शिवाजी ने क्या किया, बहाना बना लिए कि मेरी तबीयत खराब है और बिस्तर पकड़ लिए। कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाते हैं और कहते हैं चूंकि मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं ब्राह्मणों को फल और मिठाई दान देना चाहता हूँ। इसकी इजाज़त उन्हें मिल जाती है और लगातार बड़े बड़े टोकरों में कई दिनों तक मिठाई और फल दान दिए जाने लगता है ब्राह्मणों को। एक दिन मौका पाकर शिवाजी खुद और उनके पुत्र संभाजी जो उनके साथ गए थे औरंगजेब से मिलने, शिवाजी और संभाजी मिठाई और फल की टोकरी में बैठ के बाहर निकल जाते हैं। ठीक, और इसमें एक और योगदान होता है हीरो जी का, जिसे शिवाजी अपना कड़ा पहना के वहीं लिटा के आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार शिवाजी आगरा के किले से निकल जाते हैं और उसके बाद आगरा के किले से निकलते हैं, वहाँ से पहुँचते इलाहाबाद,
इलाहाबाद से पहुंचते हैं बनारस, उसके बाद पूर्वी बंगाल, ईस्ट बंगाल में पहुंचते हैं, वहां से गोंडवाना होते हुए पहुंच आते हैं अपनी राजधानी रायगढ़। तो इस प्रकार शिवाजी की एक रोचक यात्रा थी आगरा की। इसके बाद शिवाजी कुछ समय के लिए शांत रहते हैं और 1668 में शिवाजी दोबारा औरंगजेब के पास संधि का प्रस्ताव भेजते हैं और इस संधि के लिए औरंगजेब तैयार हो जाता है और शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान करता है, साथ ही बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार दे देता है और उनके पुत्र संभाजी को बरार में मनसब और जागीर प्रदान कर देता है। सोचिए शिवाजी की जीवन स्थिति कहां से कहां जाते हैं। जब औरंगजेब से मिलने गए तो वहां तो उनका जीवन खत्म ही था, लेकिन अपनी चालाकी से शिवाजी वहां से भी निकल आते हैं और आगे की कहानी देखते हैं। इसके बाद 1670 में शिवाजी दूसरी बार सूरत की लूट करते हैं, फिर औरंगजेब को गुस्सा। उसके बाद 1670 में ही कोंडाना की विजय की जाती है और ये काम करते हैं तानाजी मालुसरे। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग मूवी देखे होंगे जिसमें तानाजी का रोल प्ले किए हैं अजय देवगन। मूवी बहुत अच्छी है, आप भी देख सकते हैं इसको। थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। बेसिकली पुरंदर की संधि के समय कोंडाना के किले को मुगलों के पास चला जाता है मराठों से, पुरंदर की संधि में। जीजाबाई को ये बात बहुत खटकती है। एक दिन जीजाबाई शिवाजी को बुलवाती हैं और शिवाजी को इस तरह बुलावा भेजती हैं कि शिवाजी किसी भी अवस्था में हो, अगर वो खाना खा रहे हों तो बिना हाथ धोए मुझसे मिलने आए। शिवाजी को जब ये बात पता चलती है तो तुरंत भागे भागे शिवाजी जीजाबाई के पास पहुंचते हैं। जीजाबाई से पूछते हैं, माते क्या बात है, इस तरह क्यों बुलाया आपने? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आओ बैठो चौपड़ खेलते हैं। शिवाजी मना करते हैं, लेकिन फिर भी माता को कैसे मना करें, चौपड़ खेलते हैं। चौपड़ में शिवाजी हार जाते हैं और हारना ही था। माँ को किस प्रकार हराया जाएगा, माँ को नहीं हरा सकते। शिवाजी चौपड़ का गेम हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, माता जितने भी मेरे पास किले हैं उनमें से कोई किला आप मांग लो। जीजाबाई कहती हैं, मुझे तो कोंढाना चाहिए। शिवाजी समझाते हैं कि कोंढाना का किला जितना आसान नहीं है, फिर भी जीजाबाई कहती नहीं, मुझे तो चाहिए तो कोंढाना ही चाहिए। अब माँ कह रही है और लड़का मना कर दे। अब शिवाजी उपाय सोचने लगते हैं। तब याद किया जाता है तानाजी को और तानाजी अपने वीरता से इस किले को जीतते हैं। जब जीजाबाई शिवाजी से कोंडाना के युद्ध के परिणाम के बारे में पूछती हैं तो शिवाजी कहते हैं, गढ़ आया और सिंह गया। इसका मतलब हुआ कि कोंडाना तो जीत लिया गया, लेकिन तानाजी वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी के बाद कोंढाना किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया जाता है। इसके बाद की कहानी देखिए। 1670 तक पुरंदर की संधि द्वारा जितने भी किले शिवाजी खोए थे, लगभग सभी किलों को दोबारा जीत लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 जून 1674 शिवाजी का राज्याभिषेक होता है रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक करते हैं विश्वेश्वर भट्ट। ये काशी के महान विद्वान थे। शिवाजी का राज्याभिषेक करते हैं विश्वेश्वर भट्ट, याद रखिएगा नाम, विश्वेश्वर भट्ट। शिवाजी का राज्याभिषेक 7 पवित्र नदियों के जल से किया जाता है। अब ये 7 नदियां कौन है, पता है आपको? नहीं पता तो ध्यान से सुनिएगा नाम। गंगा, यमुना, सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी हैं, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, इन 7 नदियों का जल उपयोग होता है शिवाजी के राज्याभिषेक में। इसके बाद शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। भगवा ध्वज उनका झंडा बनता है। उनकी दूसरी पत्नी सुयराबाई को वो अपनी राजमहिषी घोषित करते हैं। इसी समय ये नया संवत चलाते हैं और सोने और तांबे के सिक्के जारी करते हैं, जिस पर उत्कीर्ण होता है श्री शिवाजी छत्रपति। तो ये पूर्ण रूपे अब राजा बन जाते हैं। अब देखिए, पूर्ण रूपे राजा बनने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये छत्रपति की उपाधि धारण करते तो कहा जाता है कि बीजापुर की मताहत ही है या मुगलों के ही अंडर में है। इसलिए शिवाजी के लिए बहुत ही जरूरी था कि एक टाइटल लें
एक उपाधि धारण करें अपनी स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने के लिए, इसलिए ये सारी कहानी की जाती है। इसके बाद शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद शिवाजी की माता जीजाबाई का देहांत हो जाता है। अब ये अपशगुन माना जाता है, किसी अच्छे काम के बाद अगर किसी का देहांत हो जाए तो अपशगुन माना जाता है, इसलिए शिवाजी का दूसरी बार राज्याभिषेक होता है तांत्रिक विधि से, और तांत्रिक विधि से राज्याभिषेक करने वाले थे निश्चलपुरी गोसाई नामक तांत्रिक। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा कि तांत्रिक विधि से शिवाजी का राज्याभिषेक किसने किया था, तो निश्चलपुरी गोसाई नामक तांत्रिक ने। 1677 से 1668, 1677 से 1678 में शिवाजी ने क्या किया, पूर्वी कर्नाटक, ईस्टर्न कर्नाटक पर हमला कर दिया और तुंगभद्रा से लेके कावेरी नदी के बीच के भाग पर अधिकार कर लिया। तो मैप में देखिएगा तुंगभद्रा और कावेरी नदी कहाँ पे है, इस क्षेत्र पे अधिकार कर लिया, और इस भाग का यानी कावेरी नदी और तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र शिवाजी जीत लिए थे, इस भाग की राजधानी उन्होंने बनाया जिंजी को। तो पूर्वी कर्नाटक विजित क्षेत्र की राजधानी शिवाजी के बनी जिंजी। और वैसे शिवाजी की राजधानी क्या थी, अभी बताया हूं, रायगढ़। ध्यान रखिएगा, शिवाजी की राजधानी पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा कहाँ थी शिवाजी की राजधानी, रायगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब औरंगजेब हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया 1679 में, जब जजिया कर लगा दिया हिंदुओं के ऊपर, तो पूरे भारत में केवल शिवाजी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने औरंगजेब को इसके विरोध में पत्र लिखा कि हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाना एकदम गलत है। इसके अलावा शिवाजी ने अपनी नौसेना बनाई थी। अभी आपको बताया हूं कि शिवाजी ने कोकण प्रदेश जीत लिया। कोकण प्रदेश कहां पे था, तटीय इलाके में था, ठीक, तटीय इलाके में था। तो यहीं शिवाजी ने अपनी नौसेना बनाई थी, और नौसेना बनाने का कारण भी था कि इस समय पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये सभी इस एरिया से आ रहे थे भारत की ओर, और इनसे अगर मुकाबला करना, इन्हें नियंत्रित करना है तो नौसेना होना जरूरी होगा। इसलिए शिवाजी ने अपनी एक मजबूत नौसेना बनाई और अरब सागर के ढेर सारे टापुओं पर अपने छोटे छोटे दुर्ग बना लिए। और यही कारण है कि शिवाजी को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न नेवी। शिवाजी को कहा जाता है भारत में फादर ऑफ मॉडर्न नेवी। इसके बाद 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया। 12 अप्रैल 1680 में शिवाजी का देहांत हो जाता है। शिवाजी की उम्र छोटी थी, कम उम्र जिए। अगर 15 से 20 साल शिवाजी और जिंदा रहते तो भारतीय इतिहास की दिशा और दशा दोनों ही अलग होती। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। शिवाजी चले गए, लेकिन गए तो गए, लेकिन अपने द्वारा ऐसी अलग जगा दिए भारत में कि उसका परिणाम ये हुआ कि जब अंग्रेज भारत आए तो मुगलिया सल्तनत से उन्हें नहीं निपटना था। भारत पे शासन करने के लिए अंग्रेजों को निपटना अगर किसी से था तो मराठों से निपटना था। तो इसके आगे की कहानी, शिवाजी के आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसमें हम देखेंगे शिवाजी का प्रशासन, उसके बाद आगे हम युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूं। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।